अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है सबसे पहले की पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं कि आप जितने भी एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर क्योंकि इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से भी और उसके एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसमें मेन बातें तो बहुत अच्छे से याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनकी साइट ऑफ रिएक्शन याद रखनी है कि कौन सा रिएक्शन किस जगह पे हो रहा है। ठीक है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है। इसके अलावा कौन से रिएक्शन में कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं ये याद रखना है। बाकी ये याद रखना है कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है और एंड प्रोडक्ट क्या है, ये लाजमी याद रखना है। चाहे आप बीच के स्टेप्स ना याद रखें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने स्टार्टिंग के प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट लाजमी याद रखना है कि कौन से प्रोडक्ट की किस रिएक्शन में ब्रेक डाउन होती है या किस रिएक्शन में कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, ये चीजें याद रखनी है। या बीच के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं ना, यानी कि जिसमें कोई एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसके बगैर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो है पहला एमसीक्यू आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो मेजर होता है लीफ ऑफ अ प्लांट में, जो कि किस तरह की वेवलेंथ ऑफ लाइट से एक्सपोज होता है। तो ये आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है हाईएस्ट इन रेड एंड ब्लू लाइट होता है, यानी रेड ब्लू दोनों लाइट्स यूज हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेयर डू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। अब ये पूछ रहे हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक होता है और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि डार्क रिएक्शन कहलाता है। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि आपको साइड्स ऑफ रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो आपने याद रखना है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब सिर्फ ये याद रखना है कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, इट्स नॉट इनफ। मैंने आपको कहा कि एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है, यानी कि आपको बिल्कुल ठीक उसका याद रखना है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि ऑप्शंस भी आपको मिले जुले दिए जाएंगे। और ये वाली बात आपके 250 पे लिखी हुई है कि ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो कहाँ से आती है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन जो बन रही होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो आ रही होती है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर के जरिए। जब वाटर की ब्रेक डाउन होता है ना, आपने ये पढ़ा, आप ये पढ़ेंगे रोल ऑफ वाटर में। ठीक है, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस वाली बात लिखी हुई है कि यहीं से हमें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड हो रही होती है जब इसकी ब्रेक डाउन होती है। इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है कहाँ पर होती है। अब आपने बताना है कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है कहाँ पे होती है। ये वाली बात जो है ना बुक में मुझे एग्जैक्ट नहीं मिली थी, लेकिन आपको कंफर्म आंसर में बता देती हूँ कि ये वाली बात लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रही होती है। ये जो है मेरी बुक में लिखी हुई है उसमें आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके आंसर लगा देना है, बिल्कुल ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है। ठीक है, अब व्हाट आर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस बाय ईस्ट। अब ईस्ट से जो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, फर्मेंटेशन जो हो रही होती है हमारी ग्रेप जूस की ईस्ट के जरिए, तो उसमें हमारे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, क्योंकि ग्रेप जूस की जो फर्मेंटेशन होती है बाय ईस्ट उसमें यही दो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ गए CO2 एंड इथेनॉल। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस विच कन्वर्ट पायरुवेट इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज। ऐसा प्रोसेस जो कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब ये वही वाली बात आ गई कि अगर आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट याद होगा कि कौन से साइकिल या कौन से रिएक्शन का है, तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट में क्या है, और या फिर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दे के आपको साइकिल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा जो साइकिल है या ऐसा जो प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है पायरुवेट को इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो वो कौन सा है, TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल क्रेब्स साइकिल एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ आ जाता है वो है कि जेनरेशन ऑफ ATP बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जो ATP हम बना रहे होते हैं या जो हमारा ATP बन रहा होता है कपल्ड विद H पॉजिटिव आयन पंप इज कॉल्ड। H पॉजिटिव आयन पंप के साथ कपल होकर जो बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कीमोस्पोटिक ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। वैसे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होती है, और अगर हम और स्पेसिफिक करके बात करें तो कीमोस्मोटिक ATP सिंथेसिस। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 2 इज। अब फोटो सिस्टम 2 के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिस जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 1-2 इज फियोफाइटिन, ठीक है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसका होता है फेरेडॉक्सिन। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। अब इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखी हुई है लाइन। एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन बेंसन एंड कैल्विन साइकिल इज। यानी कि जो कार्बोक्सिलेशन करवा रहा होता है एंजाइम बेंसन एंड कैल्विन साइकिल में, वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है रुबिस्को, ठीक है। तो ये मैंने वही वाली बात बताई कि किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया होता है किसी एंजाइम को, तो वो एंजाइम्स भी आपने याद रखना है। सारे एंजाइम्स नहीं याद रखने हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो एंजाइम हाईलाइट किए जाए वो याद रखने हैं। इसी तरह सारे बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नहीं याद रखने हैं इतने ज्यादा, जबकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपने लाजमी याद रखना है। चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनके एमसीक्यूज मुश्किल भी होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो इतने मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए आप ये कर लें कि बुक के एमसीक्यूज सॉल्व कर लें, बाकी जो 10 ईयर्स एमसीक्यूज आए हुए चैप्टर से रिलेटेड वो जरूर सॉल्व करें। पीसी के जो एमसीक्यूज आए हुए होते हैं उसको भी बिल्कुल सॉल्व करें। जो पीसी के चैप्टर्स होते हैं ना, मतलब नोट्स जो होते हैं, उसके लास्ट में काफी सारे एमसीक्यूज दिए होते हैं। चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं ना, आपने वो भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 11 के एमसीक्यूज। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।